हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीजीएल 2022 के 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन सेक्टर्स इज लार्जली ड्राइवन बाय द कंसिडरेशंस ऑफ द सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के लिए कौन कार्य करता है, कौन सा सेक्टर, ये हमको बताना है फ्रेंड्स। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या करता है और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है। प्राइवेट सेक्टर हमारे कंट्री में प्रॉफिट के लिए काम करती है और पब्लिक सेक्टर जो है फ्रेंड्स हमारे कंट्री में सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। मतलब पब्लिक सेक्टर जो है अपना बेनिफिट नहीं देखती है, वो डायरेक्ट समाज का कल्याण हो और जो आम आदमी है उसका लाइफ डे बाय डे इम्प्रूव हो, वो डेवलप करे, आगे बढ़े। और इसमें गवर्नमेंट जो है कोई अपना प्रॉफिट नहीं देखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पब्लिक। अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री में किस टाइप का इकोनॉमी है। हमारे कंट्री में अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। दोनों सेक्टर मिल करके काम कर रही है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम मूव करेंगे 27th क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, द हिंदू कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1791 एट डैश। तो हिंदू कॉलेज जो है 1791 में स्थापित किया गया। ये कहाँ स्थापित किया गया था, ये बनारस में किया गया था। इस टाइम में फ्रेंड्स हमारे कंट्री में कौन गवर्नर जनरल थे 1791 में। इस टाइम में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा हिंदू कॉलेज तो स्थापित किया ही गया, उसके बाद संस्कृत कॉलेज भी इसके द्वारा इसी के टाइम में स्थापित करवाया गया था हमारे कंट्री में। संस्कृत कॉलेज का भी स्थापना कहाँ हुई थी, ये भी बनारस में स्थापित किया गया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा के टाइम में जो है हमारे कंट्री में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो इसके टाइम में थर्ड एंग्लो मैसूर वार युद्ध लड़ा गया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम मतलब किस ईयर में ये लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1790 से लेके 1792 तक। ये हो गया। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये राइज होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है इसका अंत किस ट्रीटी के द्वारा हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसका अंत एक ट्रीटी के द्वारा हुआ था। तो वो कौन सा ट्रीटी था, वो था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम भी नाम है और सेरिंगापट्टनम भी नाम है, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम ये किस ईयर हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1792 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम किन दो रूलर के बीच हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस टाइम में गवर्नर जनरल थे, और टीपू सुल्तान जो कि जिनको मैसूर का लायन कहा जाता है, एंड टीपू सुल्तान। ओके, अब हमारा 28 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873। तो ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी को लिखा, ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा है, ये लिखा है मराठी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स ज्योतिबा फुले द्वारा एक समाज की स्थापना की गई, उसका नाम क्या है, उस समाज का नाम है सत्यशोधक समाज।
और ज्योतिबा फुले किस स्टेट से बिलोंग करती थी? ज्योतिबा फुले का जन्म बॉम्बे में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स ओनली? किस में सिर्फ रबी क्रॉप्स है? मेज, पीज। मेज क्या है? खरीफ क्रॉप है, गर्मी के दिनों में होता है। पीज ये जो है मटर, ये रबी क्रॉप है, तो दोनों कह रहा है, तो दोनों नहीं है। बार्ली, बार्ली तो विंटर सीजन में होता है, रबी क्रॉप है। ग्राम भी विंटर में होता है, रबी क्रॉप है। इसमें दोनों हमारा रबी क्रॉप है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट ऑप्शंस का भी हम जान लेते हैं। पैडी समर सीजन में होता है, ये खरीफ क्रॉप हुआ। कॉटन ये कब होता है? समर सीजन में, ये भी खरीफ क्रॉप हुआ। व्हीट, व्हीट क्या हो गया? रबी हो गया। और ज्वार ये क्या हो गया? खरीफ समर सीजन में होता है। एक होता है फ्रेंड्स बाजरा। बाजरा किस सीजन में इसको हम ग्रो करवाते हैं, ग्रो करते हैं? ये जो है समर सीजन में होता है। समर सीजन में जो इसको हम ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। बाजरा जो है खरीफ क्रॉप है। अब हमारा 30th क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। तो ऐसा हमको ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देना है जो कि फ्रीली वाटर में क्या कर सके? मूव कर सके, स्विम कर सके, और नीचे में मतलब नीचे में पाया जाता हो। तो चलिए इसको हम डिस्कस करें। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फंजाई, जेलीफिश। सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्लैंकटन को समझ लेते हैं। आखिर प्लैंकटन प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन फ्रेंड्स एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि वाटर में पाया जाता है, और ये बहता है, मतलब ड्रिफ्ट करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। डायरेक्ट इन वाटर लिख देते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। ओके, प्लैंकटन हमने समझ लिया। एक होता है फाइटोप्लैंकटन, एक होता है जू प्लैंकटन। दोनों को फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंकटन। जू प्लैंकटन, तो फाइटोप्लैंकटन नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स कि ये जो है फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट, और जू मतलब क्या होता है? एनिमल। अगर वो प्लांट है तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब ये फोटोसिंथेसाइज करता है, ये फोटोसिंथेसाइज। और ये फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा। साइज ये नहीं करेगा और ये करेगा। और फाइटोप्लैंकटन जो है अपना फूड जो है ये खुद तैयार करती है, मतलब ये जो खुद का भोजन खुद से बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक है। वहीं जू प्लैंकटन क्या है? हेटरोट्रॉफिक। ये खुद का खाना खुद से नहीं बनाती है, दूसरे पर ये डिपेंड रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक। और फाइटोप्लैंकटन प्लांट है, ये तो मूव तो नहीं ही करेगा, मतलब कांट, ये एक जगह रहेगा और मूव नहीं कर पाएगा फ्रीली, और ना ही स्विम कर पाएगा, कांट मूव। वहीं जू प्लैंकटन मूव फ्रीली एंड कैन स्विम। वहीं अगर हम फिर इस पे देखें, फाइटोप्लैंकटन ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, तो क्या करेगा? रिलीज ऑक्सीजन, और ये क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लैंकटन मतलब बाहर रिलीज करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल क्या है फाइटोप्लैंकटन का? अलगी और साइनोबैक्टीरिया।
algae and cyanobacteria। वही जू प्लैंकटन का एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं? जू प्लैंकटन के अंदर आएगा प्रोटोजुआ आएगा, प्रोटो। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 31st क्वेश्चन को। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 2019 वर्ल्ड मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। तो 2019 में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स को किसने होस्ट किया था? ब्राज़ील, कोलंबिया, दोनों तो नहीं किया था। नेक्स्ट चाइना, साउथ कोरिया। इसका फ्रेंड्स होस्ट किया था चाइना किया था, वुहान चाइना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब्दुल करीम खान जो है फ्रेंड्स ये किस घराना से बिलोंग करते थे? ये करते थे किराना घराना से। और किराना घराना कहाँ का है? ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का ये घराना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब्दुल करीम खान जो थे इनके जो है कज़न का नाम क्या था? इनके कज़न का नाम था अब्दुल वहीद खान। अब्दुल वहीद खान ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये भी किराना घराना से ही बिलोंग करते थे। एक मिनट, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है MS सुब्बा लक्ष्मी ये किस घराना से बिलोंग करते थे? ये जो है कार्नेटिक, नो किस म्यूजिक से बिलोंग करते थे? ये कार्नेटिक म्यूजिक से ये बिलोंग करते थे, MS सुब्बा लक्ष्मी। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन। इसमें क्या है? हु हैज़ टेकन ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द 8th टाइम। बिहार का भी हाल ही में न्यू CM कौन बने हैं? तो ये पहले भी तो और अभी भी हैं, तो ये नीतीश कुमार बने हैं। नीतीश कुमार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार का पहला CM का नाम क्या था फ्रेंड्स? पहला CM का नाम था श्री कृष्णा सिन्हा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स CM जो होते हैं चीफ मिनिस्टर, ये किस टाइप के किस कैटेगरी में आते हैं? लेजिस्लेटिव में आते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव में आते हैं या फिर जुडिशियरी में आते हैं? तो ये फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं चीफ मिनिस्टर। तो जुडिशियरी में तो हाई कोर्ट हो गया, और एग्जीक्यूटिव स्टेट का एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे कंट्री में कौन आते हैं? मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो CM के पास होता है। एग्जीक्यूटिव पावर shall be vested to the CM of a state in India। उसका फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे कंट्री में जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है डिस्क्रिप्शन किस पार्ट में मिलता है? ये मिलता है पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक? ये आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक हमारे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन ये रह जाता है CM का अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है? CM जो है अपॉइंट किए जाते हैं, ये गवर्नर ऑफ ए स्टेट द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ओथ कौन दिलाता है? CM को। CM को भी ओथ जो है ये गवर्नर, ओथ टू ए CM तो ओथ जो है CM को कौन दिलाता है? ये गवर्नर दिलाता है या प्रेसिडेंट दिलाता है? ये फ्रेंड्स गवर्नर ही दिलाता है। अपॉइंटमेंट और ओथ
दिनाने कम गवर्नर का ही है। और थर्ड हमारा पॉइंट ये है, सीएम जो है किसी स्टेट का, वो अपना रिजाइनेशन लेटर किसको सौंपते हैं? सीएम गिव्स हिज रिजाइनेशन टू लेटर टू whom? तो ये भी गवर्नर को ही देते हैं। रिजाइनेशन टू, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गवर्नर ही हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स सीएम से रिलेटेड हमें याद रखने हैं। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये आ रहा होता है, सीएम बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज जो है ये 25 ईयर्स होना चाहिए, तभी हम किसी स्टेट का सीएम बन सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारा 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स? तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, मतलब यहाँ पे G1 G2 S फेज के बारे में दिया हुआ है। इसका फ्रेंड्स हम कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो कोई भी सेल फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं सेल है, कुछ टाइम बाद ये छोटा है, तो कुछ टाइम अगर और होगा तो ये मैच्योर होगा, उसके बाद फिर और बड़ा होकर के और बड़ा मैच्योर हो जाएगा। लास्ट में ये फ्रेंड्स ब्रेक डाउन हो जाएगा टू पार्ट्स में, दो छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने से पहले ये जो ग्रो किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में बहुत सारा चेंजेस आते हैं सेल के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम जान लेते हैं। पहला होता है G1 फेज, दूसरा होता है हमारा S फेज, तीसरा होता है हमारा G2 फेज, और चौथा है हमारा होता है M फेज। M फेज में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। तो ये M फेज को फ्रेंड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सेल के ब्रेकडाउन होने के बाद का वो प्रोसेस होता है। तो G1 और S और G2 फेज के बारे में हम जान लेते हैं। तो जीवन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जीवन का मतलब होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। तो जीवन में क्या बनता है? जीवन में आरएनए का प्रोडक्शन होता है, आरएनए प्रोडक्शन। और सेकेंड हमारे सेल के अंदर प्रोटीन का भी प्रोडक्शन होता है। सेकेंड हमारा है फ्रेंड्स एस फेज। एस फेज को हम सिंपली अदर लैंग्वेज में हम सिंथेसाइज फेज बोलते हैं, सिंथेसाइज फेज। तो सिंथेसाइज फेज मतलब एस फेज में क्या होता है? एस फेज में किसका प्रोडक्शन होता है? एस फेज में हिस्टोन और डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा होता है फ्रेंड्स G2 फेज। G2 फेज को हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज। तो G2 फेज में क्या होता है? एक सेल के अंदर G2 फेज में सेल ऑर्गेनेले, जितना भी सेल ऑर्गेनेले हुआ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हुआ, इसका फॉर्मेशन होता है। ऐसा हम समझ सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी है वो सारा सेल ऑर्गेनेले का फॉर्मेशन G2 फेज में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लास्ट में देखे थे M फेज आया था। तो हमारा ऑर्डर क्या था? G1 था, S था, G2 था, उसके बाद M आया था। M
एम डिनोट करता है यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस को। क्या होता है माइटोसिस और क्या होता है मियोसिस, इसको हम जान लेते हैं। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। और मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं। तो ये हमने जान लिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ माइटोसिस जो हुआ वन स्टेप सेल डिवीज़न हुआ, और वहीं मियोसिस 2 स्टेप सेल डिवीज़न हुआ। ये 1 स्टेप सेल डिवीज़न, ये 2 स्टेप सेल डिवीज़न, C4 सेल, D4 डिवीज़न। ओके, और इसमें कितने डॉटर सेल बनते हैं? इसमें 2 फ्रेंड्स, एक यहाँ हुआ माइटोसिस, एक यहाँ हुआ मियोसिस। इसमें 2 डॉटर सेल्स इसमें बनते हैं। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं सेल डिवीज़न के बाद। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है मिटोसिस में वह सेम होता है, वहीं मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम इसमें सेम होता है, वहीं मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। लेकिन कब? सेल डिवीज़न होने के बाद। ये हाफ हो जाता है। तो ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स हम मूव करेंगे 35th क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है? श्याम जी कृष्णा वर्मा इस्टेब्लिश इंडिया हाउस एट डैश इन 1905। इंडिया हाउस कहाँ है फ्रेंड्स? यह हम जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लंदन में है हम इंडिया हाउस। ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th। इसमें क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। किस स्टेट द्वारा ये किया गया है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया है राजस्थान द्वारा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा राजस्थान, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 37th क्वेश्चन को। इसमें यह कह रहा है कि कौन सा पेयर जो है राइट है। तो पहला हम देख लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हम फोकस करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये, इसमें क्या चीज़ पे फोकस किया गया था? इसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। और ये किस मॉडल पे बेस्ड था फ्रेंड्स? पहला ये था हैरोड डोमर मॉडल। यहाँ महालनोबिस मॉडल है जो कि रॉन्ग है। हैरोड डोमर मॉडल पे ये बेस्ड था पहला 5 ईयर प्लान, ये हमने देख लिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर पे नहीं, इंडस्ट्री पे बेस्ड था। मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? ये था पीसी महालनोबिस मॉडल। हमारा है अब थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये किस पे बेस्ड था? थर्ड 5 ओके फ्रेंड्स, एक मिनट। फर्स्ट
फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फ्रेंड्स हम टाइम पीरियड भी जान लेते हैं। 1951 से लेके 1956 तक चला था ये। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1961 तक चला था कि ये। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेके 1966 तक चला था ये। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। एस्टैब्लिशमेंट ये था थर्ड 5 ईयर प्लान का उद्देश्य। और हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। इसका टाइम पीरियड था 1961 से लेके 1966 तक। तो इसका मेन जो था उद्देश्य वो क्या था, वो था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये तो क्लियरली हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे लास्ट में लास्ट में 5 ईयर प्लान कौन सा आया था फ्रेंड्स, ये आया था 12th 5 ईयर प्लान। सबसे लास्ट 5 ईयर प्लान। और 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड कब से कब तक है, ये है 2012 से लेके 2017 तक। तो ये था, लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 में हमारे कंट्री में प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे किसको स्थापित किया गया, नीति आयोग को स्थापित किया गया। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस पीएम के द्वारा हमारे कंट्री में ऐड किया गया, ये किया गया फ्रेंड्स इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। कब किया गया था फ्रेंड्स, ये 1976 में किया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, ये अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट। जिसको हमारे कंट्री के 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्योंकि इस एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करवाए गए थे। और ये उस टाइम में पीएम थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये राइज होता है, ये तो हमने देख लिया 1976 में हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ किस कंट्री से बोरो किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने बोरो किया है यूएसएसआर से। ये कहाँ है, रसिया। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये राइज होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। ये पार्ट 4A में है।
और किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 51A में है। ओके, प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? तो प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है, CDE। जैसे के 11th नंबर पे क्या आता है? के आता है, के तक लिखा गया है। तो के जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब के नंबर का, इसमें क्या कहा गया है? 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा हमारे कंट्री में। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल हमारे कंट्री में खोला गया ताकि बच्चे को एजुकेशन दिया जा सके फ्री में। और फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन ये रह जाता है, राइट टू एजुकेशन ये किस आर्टिकल में है? ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और ये फंडामेंटल राइट में भी है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन हमारे इसमें भी मिलता है, फंडामेंटल राइट में भी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे 39th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर? कौन सा अगस्त सितंबर में कौन सा फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं? मकर संक्रांति को कब करते हैं? जनवरी मंथ में। काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति के दिन ही हम क्या करते हैं? पतंग को उड़ाते हैं, मतलब ये भी जनवरी मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। बीकानेर फेस्टिवल, ये भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी मंथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है, ओणम। इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अगस्त सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं। तो ओणम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये रह जाता है, ओणम जो है किस स्टेट का फेस्टिवल है? ये जो है केरल स्टेट का फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन। इसमें क्या है? मिशन कुशलकर्मी वाज लॉन्च्ड टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ डैश। मिशन कुशलकर्मी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये दिल्ली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिल्ली द्वारा ये लॉन्च किया गया। 41st क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूथ ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड एट। तो यूथ ओलंपिक गेम्स सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिंगापुर में। और ये कब हुआ था ये गेम? ये गेम हुआ था 2003 में हुआ था। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2007 में हुआ था और बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम मूव करेंगे 42nd क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है? थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन डैश रीजन। झाड़ीदार झाड़ी वाला जो भी पौधा है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाता है? ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ये राजस्थान वाला एरिया में पाया जाता है, ड्राई रीजन, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू विच थॉर्नी बुशेस आर फाउंड। कैक्टस भी यहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात। कौन गुजरात का डांस नहीं है? गरबा कहाँ का डांस है? गुजरात का है। डांडिया रास ये कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। विदेशिया ये कहाँ का है? ये फ्रेंड्स बिहार का है। और विंचुडो भी कहाँ का है? ये गुजरात का है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? विदेशिया, ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स बिहार का एक डांस और हम जान लेते हैं। बिहार, एक तो विदेशिया हो गया, दूसरा जात जतीन, ये भी बिहार का डांस है। और झिझिया ये भी कहाँ का डांस है? बिहार का डांस है। 44th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स वाज अवार्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2003। 2003 में कौन सा डांसर को पद्म विभूषण दिया गया? ये दिया गया है सोनल मानसिंह को। एक फ्रेंड्स एक बात और याद रखनी है कि सोनल मानसिंह को जो है 1992 में एक अवार्ड दिया गया, वो था पद्म भूषण। सोनल मानसिंह किस डांस से बिलोंग करती है? ये उड़ीसी एंड भारतनाट्यम डांस से ये
बिलोंग कर एसोसिएटेड है। ओके, अब हम मूव करेंगे 45 फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और तो ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब ये वेलोसिटी है तो इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है। अब हम मूव करेंगे 46 क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, द तमिल वर्ड मूवेंडर मेंशन्ड इन द संगम पोएम्स मीन्स डैश। तो तमिल वर्ड मूवेंडर मतलब क्या होता है, मूवेंडर मतलब होता है थ्री चिप्स, जिसका अर्थ हुआ तीन मुख्य अतिथि टाइप। तो थ्री चिप्स इज द राइट आंसर। हमारे कंट्री में फ्रेंड्स एक विजयनगर अंपायर था साउथ इंडिया में। विजयनगर अंपायर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया। अगर डायनेस्टी का नाम पूछे तो डायनेस्टी में आ जाता है संगम डायनेस्टी। अगर हम पूछें विजयनगर अंपायर की स्थापना किस दो व्यक्ति द्वारा की गई, किस दो व्यक्ति द्वारा किया गया, तो ये है हरिहरा वन एंड बुक्का। तो क्लियर, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे प्रेसिडेंट हो, ये कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम ये जान लेते हैं वीपी जो है मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ये जो है अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं, ये अपना रिजाइनेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ये एक पॉइंट है। दूसरा फ्रेंड्स एक ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब वीपी बनने के लिए हमें 3 कौन से क्वालिफिकेशन है जो हमें होने चाहिए। नंबर 1 सिटीज़न, हमें सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर हम सिटीज़न ऑफ इंडिया होंगे तो ही हम वीपी बन सकते हैं। नंबर 2 वीपी बनने के लिए हमारे लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स जो है हमारा मिनिमम एज होना चाहिए। हमारा 3rd पॉइंट ये है वीपी बनने के लिए हमें कहाँ का मेंबर होना चाहिए, लोकसभा का या राज्यसभा का। हमें राज्यसभा का जो है मेंबर होना चाहिए, तभी हम वीपी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है वीपी से मतलब वाइस प्रेसिडेंट से कि वीपी जो है कहाँ का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, लोकसभा को होता है या फिर राज्यसभा को होता है। वाइस प्रेसिडेंट ये जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कहाँ के होते हैं, लोकसभा के होते हैं कि राज्यसभा के, ये होते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और वीपी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ये तो हमने देख ही लिया। वीपी जो है अपना वीपी जो है इनको ओथ कौन दिलाता है, वीपी को जो है ओथ दिलाते हैं, ओथ टू ए वीपी। ओथ दिलाने का काम किसका है वीपी को, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है।
और वीपी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय वीपी को अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये भी प्रेसिडेंट ही करेगा। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीपी के बारे में किस पार्ट में डिस्क्रिप्शन मिलता है? ये मिलता है पार्ट 5 में। क्यों? क्योंकि पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है। और यूनियन गवर्नमेंट मतलब पार्ट 5 किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? ये आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है यूनियन गवर्नमेंट का। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्वालिटी कोल? सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? ये एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोल किसका बना होता है? कोल जो होता है कार्बन का बना होता है। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम? फ्लैजेलम का 3 पार्ट हमको बताना है। सबसे पहले हम फ्लैजेलम का हम इमेज देख लेते हैं। ऐसा गोल होता है, फिर ऐसे ज्वाइंट होता है और फिर ऐसे चला जाता है और यहाँ पे पतला सा टेल आ जाता है। तो इसमें इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। और ये वाले पार्ट को बोलेंगे हम हुक और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होता है? ये जो है इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट ऑप्शन का भी हम लोग केमिकल फॉर्मूला जान लेते हैं। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। और वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और जिप्सम का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब CaSO4.2H2O। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही डिफरेंस है। इसका होता है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होता है, वहीं जिप्सम में इस हाफ के प्लेस पे 2 आ जाता है। इसमें 2 आ जाता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।